सियासत अखबार मेरे सामने है, पेज 1। आप उसकी हेडलाइंस सुन लीजिए प्लीज, 2-4 हेडलाइनें, ज्यादा नहीं है। इराक के कोरोना हॉस्पिटल में आतिशज़दगी, 64 अफराद जाँ बहक, लीड हेडलाइन है ये। उसके बाद में दूसरी लीड जो है वो है कोरोना की तीसरी लहर को लाने से रोकना होगा, पहाड़ी इलाकों में केसेस में इजाफे पर तशवीश। आजम खान और फरजंद अब्दुल्ला हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल। प्रशांत किशोर की राहुल और प्रियंका से मुलाकात, सियासी माहौल गर्म। मैं कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खबरें हैं, उसमें एक भी लोकल खबर नहीं है पेज 1 पे। आसाम में बीफ खरीदना और बेचना होगा मुश्किल, मवेशी तहफ्फुज बिल 221 असेंबली में पेश होगा। ये तो हो गई सियासत। आप एतमाद देखिए, एतमाद में है इराक के कोविड हॉस्पिटल में आग, 83 जाँ बहक, बाजारों और हिल स्टेशंस पर हुजूम, वजीर आजम का इजहार तशवीश, तीसरी लहर को रोकने के लिए एहतियात पर जोर। प्रशांत किशोर की राहुल से मुलाकात, आजम खान और फरजंद डिस्चार्ज। ये ऐसी हेडलाइन है, आजम खान और फरजंद डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कहाँ से हुए ये लोग, ये हेडलाइन में नहीं बोला गया है। ये बस जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं हमारे हेडलाइंस के, वो भी मैं साथ साथ आपको बोलता चलूं। नेट पोस्ट ग्रेजुएट का 11 सितंबर को इनेकाद, फ्लोरिडा इमारत सानहा, महलूकिन की तादाद 95 हो गई। मानसून सेशन पर बीजेपी का इजलास। अब आप बैक पेज एतमाद का देखिए, तकर्रुरात के लिए, ये पूरी लोकल खबरें हैं, मैं क्या पढ़ूं आपसे, आप लोग खुद देख ले सकते हैं इनको। ये तमाम की तमाम उर्दू खबरें, आई मीन लोकल खबरें हैं ये। और मैं जो पेज 1 पढ़ा वो आपके सामने ये अखबार है और आप लोगों के पास में भी होगा वो। सेम सिचुएशन इज विद सियासत। ये बैक पेज है जिसमें लोकल खबरें हैं, और ये जो है आपके फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज पे है जितने भी हैं पूरे नेशनल और इंटरनेशनल खबरें हैं। अब अंदर के जो सफ़ात हैं, किसी के पास में 8 हैं, किसी के पास 10 हैं, उन सफ़ात को डिवोट कर दिया जाता है। जैसा एक सफ़ा जरूर बिल जरूर इंटरनेशनल खबरों का उर्दू अखबार में होता है। मेरा ऐसा मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी, अब ये जो उर्दू से जुड़े हुए सहाफ़ी हैं वो लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं। मुझे खुशी होगी मेरे अपने इंफॉर्मेशन में वो करने की कि अवर ओरिएंटेशन हैज़ बीन इंटरनेशनल। हमको मिडल ईस्ट से ज़्यादा दिलचस्पी है, हमको सऊदी अरब में हरम में क्या हो रहा है वो जानना ज़रूरी है, और कामाटीपुरे में कितने लोग बीमार हैं उससे दिलचस्पी कम है। आसाम में कितने लोग मर गए वो हमारे लिए ज्यादा अहम नहीं है, या ऐसा तस्वुर किया जाता है। और अगर अफगानिस्तान में अगर 100 आदमी मर जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। तो क्या हमारी साइकोलॉजी से ये अखबारात उसका फायदा उठा रहे हैं, या अखबारात की सिलेक्शन की वजह से हम इसके विक्टिम बने हुए हैं कि हमको सबसे अहम खबर लोकल वो नहीं मिलती यहीं पे देखने के लिए और हमको कुछ और चीजें देखनी पड़ती हैं। तो अब जैसा दिलीप कुमार है, दिलीप कुमार की जो स्टोरी आई थी वो तो तमाम अखबारात ने पेज 1 पर ली थी, उर्दू अखबारात ने भी ली थी। तो बाज़ जगहों पे एकसानियत है कि हम भी वैसे ही बिहेव करते हैं, यानी हमसे मुराद उर्दू वाले और अंग्रेजी वाले भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह आपको तय करना होगा कि आपके लिए अहम खबर कहाँ है। जैसा आपके आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अजला से ताल्लुक़ रखते हैं या शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो उनकी जो मनसब है वो ये है कि वो लोकल खबरों को पे तवज्जो दें, तो उनके पास में शायद गुंजाइश ही नहीं रहती कि कुछ और चीज़ पे बात करें। अब अगर मैं मेडचल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ
تو میں میڈچل کے بارے میں زیادہ لکھوں گا. یا اگر میں ظہیر آباد میں ہوں تو ظہیر آباد میں ایک چاقو زنی بھی ہو جاتی ہے تو میرے لیے بڑی خبر ہے, میں وہ خبر آپ کے سامنے رکھ دوں گا. تو یہ جو ڈائیکوٹمی ہے, یہ جو ٹوٹا ہوا پن ہے اردو اخبار کا بالخصوص, اس کے اوپر آپ لوگوں کی توجہ ہونی چاہیے. کل کے دن آپ جب ایڈیٹر بنے تو آپ پلیز آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیے کہ ہم کیا مس کر رہے ہیں اور اس کو ہم کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں. جہاں تک مضامین کا تعلق ہے, یعنی سنڈے ایڈیشن کی بات کرتے ہیں, تو ایک تو ہمارے لیے وہ تمام اخبارات چلے گئے. جیسا میں آپ سے شروع میں عرض کر رہا تھا کہ ہم آڈینس اورینٹڈ ہیں, اور اس میں کوئی خرابی بات نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک پروڈکٹ کا ایک مارکیٹ ہوتا ہے. تو میرا پروڈکٹ اگر ایک اردو اخبار ہے تو اس کا مارکیٹ اردو کے لوگ ہی ہوں گے اور دوسرے نہیں ہوں گے. تو لہٰذا میں اردو کے لوگوں کو کیا چیز پسند آتی ہے, ان کو پسند آتا ہے گلبرگے میں عرس کا ہونا, اجمیر شریف میں بھگدڑ کا مچنا. ان کو پسند آتا ہے کہ کوئی اسی اور کوئی قسم کی چیز جس کا تعلق مذہب سے بھی ہے اور واقعہ بھی ہے کچھ جڑا ہوا. تو ایسے سچویشن میں آپ کی ٹریننگ کیسی ہونی چاہیے, آپ کے لیے کیا پریفرنس ہونا چاہیے. کیا کوئی لڑکا, کوئی آدمی جو میدک میں کام کر رہا ہے فار انسٹنس پچھلے 10 سالوں سے, ہاؤ وڈ ہی گیٹ آؤٹ آف میدک, ہاؤ وڈ ہی ٹیک میدک آؤٹ آف ہز مائنڈ, وڈ ہی بی ایبل ٹو ڈو اٹ. اچھا, کیا ان کے لیے ایسے پروگرامز مرتب اور منعقد کیے جاتے ہیں کہ ان کی جو ذہنی حالت ہے اس میں کچھ اضافہ کریں, اس میں جو کنسپشنز اور مسکنسپشنز ہے اس کے بارے میں بات چیت کریں, ان سے پوچھیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں, کب کیا آپ کو پسند آتا ہے. تو پہلی چیز تو آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کو, ہم کو, سب کو. میں چونکہ بیورو چیف رہ چکا ہوں دکن کرونیکل میں, ٹائمز آف انڈیا میں, ادھر ادھر سعودی گزٹ میں, تو میں پہلے جو کوشش کیا وہ یہ کہ میرا آڈینس کیا چاہتا ہے, میں کس کو سرو کر رہا ہوں. جیسا سعودی گزٹ میں نیشنل افیئرس ایڈیٹر بھی تھا اور انٹرنیشنل افیئرس ایڈیٹر بھی تھا. تو نیشنل افیئرس ایڈیٹر میں کیسے بن سکتا ہوں جبکہ میں سعودی نہیں ہوں, میں عرب نہیں ہوں. کیوں مجھے نیشنل ایڈیٹر بنایا گیا؟ میں تو نہیں بن گیا اپنے آپ سے, مینجمنٹ نے بنایا. تو مینجمنٹ نے یہ شاید چیز نوٹس کی کہ مجھے سعودی عرب کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی علم ہے, مجھے ان کے گورنرز کے پروفائلز معلوم ہے, مجھے معلوم ہے کہ یہ ہمارے پولیٹیکل تعلقات, ہمارے سے مراد سعودی عرب کے پولیٹیکل تعلقات کن ممالک کے ساتھ اچھے ہیں, سعودی عرب کی اکانومی کس نہج پہ جا رہی ہے, پیٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اس کا اثر ہماری اکانومی پہ, ہماری سے مراد سعودی گزٹ کی یا سعودی عرب کی اکانومی پہ کیسے پڑتا ہے. تو آپ کے پاس میں پس منظر جس اخبار کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں وہ پس منظر کو بدلنا ہوتا ہے. اسی لیے جب میں واپس آیا سعودی عرب سے اور یہاں دکن کرونیکل جوائن کیا, تو I told myself that I am reinventing myself. کیونکہ دکن کرونیکل کے جو ایڈیٹر مالک تھے اس زمانے میں وینکٹ رام ریڈی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ آپ کا بایو ڈاٹا تو بہت اچھا ہے, آپ نے یہ کیا ہوا ہے, وہ کیا ہوا ہے, مگر مجھے لوکل خبریں چاہیے. اب لوکل خبریں میں تقریباً 17-18 سال باہر رہ کے واپس آنے کے بعد میں I can't say that I have an authority on local stuff. I don't know who has been doing what. تو میں نے کہا ان سے کہ آپ فکر مت کیجئے, آپ کو لوکل خبریں ہی ملیں گی. So then I started working on the local affairs, city affairs, Muslim affairs, minority affairs. تو جب میں اپنی بات کر رہا ہوں تو یہ میری بات اس لیے ہے کہ میرا اپنا ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ کس وقت میں کیسے آپ کو ری انوینٹ کرنا ہے, ری اورینٹ کرنا ہے, نالج اپ گریڈ کرنا ہے, نالج جو آلریڈی
भरी हुई है हमारी दिमाग में, उसको छांटना भी पड़ता है, जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलता। अब मैं एक मर्तबा और हैदराबाद में आने के बाद में अपने आप को मैं फिर रीइन्वेंट करना पड़ा मुझे। आप पूछेंगे भाई ये तीसरी दफा क्यों? तो मैं एक नए मीडियम के साथ जुड़ गया, वो है नेट। ये जो सियासत अखबार का जिक्र अभी फसी ने किया, वो है siyaasat.com। ये सिर्फ आपको नेट पे मिलेगा, ठीक है, इसका कोई प्रिंट एडिशन नहीं है। और इसकी अपडेटिंग जो है वो हर घंटा आधे घंटे में जब भी कोई न्यूज ब्रेक होती है वो आपको दिखाई देगी उसमें। अब नेट के अखबार के साथ में भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये मेरा जो नेट का अखबार है उसको पढ़ने वाले कौन है? क्या हैदराबादी हैं? क्या डायस्पोरा है हैदराबाद का जो वेस्ट में रह गया है, या सऊदी अरब या गल्फ स्टेट्स में है? किसको कैटर कर रहा हूं? अब तो कैनवस बहुत बड़ा हो गया, मैं कैसे कैटर करूं? क्या लिखूं मैं इनके बारे में? इनके पसंद की क्या चीज है और उनसे जुड़ी हुई पसंद की चीज यहां कितनी है? पहले सऊदी अरेबिया में तकरीबन 30 लाख हिंदुस्तानी काम करते थे, आज से 4 साल पहले तक, 5 साल पहले तक। अब उनकी तादाद घट के 2.5 मिलियन हो गई है, या उससे भी कम हो गई है, मेरा ऐसा ख्याल है। तो अब ये जो घटती हुई तादाद है उसका असर हैदराबाद पर कैसे हो रहा है? हैदराबाद के कितने % लोग हैं जो बाहर हैं गल्फ में? इस पे स्टडीज आपको उर्दू अखबारात में नहीं मिलती, अंग्रेजी अखबारात को आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले सियासत बड़ा फोकस किया करता था एनआरआईज के प्रॉब्लम को, क्योंकि हर दूसरा तीसरा शख्स जो है यहाँ का वो एनआरआई हुआ करता था। अब वो क्यों नहीं है? अब क्यों नहीं बात होती गल्फ की? क्योंकि ये परस्यूव किया जा रहा है कि गल्फ वाले इंटरैक्ट नहीं करते, गल्फ वालों को हमारी जरूरत नहीं है, तो हम क्या दें उनको, क्यों दें? तो इट इज टू वे कि इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, अब ये सूरत हाल है। तो अब आप अगर नेट अखबार पे, जैसा मैं काम कर रहा हूं इंटरनेट पे, तो मेरा ऑडियंस कौन है? तो मैं अपने साथियों से ये बात बोला हुआ हूं कि मेरा फर्स्ट प्रीफरेंस जो है वो हैदराबाद है। हैदराबाद के कितने लोग siyaasat.com पर जाते हैं मेरे पास में कोई फिगर्स नहीं है, मगर मैं ये चाहता हूं कि हैदराबाद का कोई भी डेवलपमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कम्युनल, ये एलिमेंट्स तमाम के तमाम मेरे पास में आए। एक राय है, हमने हमारे जो इसके एडिटर हैं, ओनर हैं जहीरुद्दीन अली खान साहब, उनका हमारा ख्याल ऐसा है कि इसको ऐसा ट्रीट करेंगे। फिर दूसरा जो मेरे जहन में आता है, मैं अपने साथियों से बोलता हूं, वो है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। फिर तीसरा आता है साउथ की रियासतें, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है। तमिलनाडु पे उतना ज्यादा मेरा फोकस नहीं है, कर्नाटका पे है, क्योंकि कर्नाटका के मुसलमान अखबार बहुत पढ़ते हैं और वहां से हमने एक बहुत सीनियर सहाफी को हायर किया हुआ है लिखने के लिए, उनसे गुजारिश की है और वो हर दूसरे तीसरे दिन कोई बहुत अच्छी स्टोरी लिख देते हैं। उनका नाम है मकबूल अहमद सिराज। लोकल खबरों के लिए, अब लोकल में आपके पास में क्या खबरें हैं? स्पोर्ट्स की खबरें हैं। स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास में एक अलहदा आदमी है, अभिजीत सेन गुप्ता। ये हिंदू के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे स्पोर्ट्स के। उनकी आजकल फ्री थे वो, तो हमने उनसे गुजारिश की और वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हमारे पास में स्पोर्ट्स का कवरेज, मैं ये कह सकता हूं कि बाज़ वक़्त बेहतर है इन बड़े अखबारात से समहाउ। और एक मेरे साथ में जो साथी नए जुड़े हुए हैं, उनका नाम है सोमशेखर। सोम जो है बिजनेस इंडिया के साउथ इंडिया के एडिटर थे, नहीं बिजनेस लाइन के, जो हिंदू का जो बिजनेस का अखबार है, उन्होंने लिखना शुरू किया और वो साइंस और इकोनॉमिक्स के बारे में ही इज एन एक्सपर्ट।
آپ مجھے بتائیے اردو اخبارات میں ایسے کتنے ایکسپرٹس ہیں جو آپ کے پاس میں لکھ سکتے ہیں یا لکھتے ہیں؟ اردو اخبارات میں ریسورسز ہی نہیں ہے تو ہم ہائر نہیں کر سکتے, ہم ان سے لکھوا نہیں سکتے. ایک اور نیا ساتھی جو میرے ساتھ میں دکن کرونیکل میں کام کرتا تھا, اس کا نام ہے سرینیواس راؤ. I have requested him to come on board. He is with us right now and he is writing the political dimensions. For instance, in Hyderabad میں جو آج کل خبر گرم ہے وہ ہے شرمیلا. شرمیلا کیا ڈائریکٹلی پورے قوت کے ساتھ میں آئیں گی پالیٹکس میں, اور جب وہ 100 دن کے بعد میں ایکچولی ایکٹیو ہوں گی اور پد یاترا پہ نکلیں گی تو ان کا مستقبل کیا ہے؟ کل کی سٹوری ہے ہمارے پاس میں, اور ان کے آنے میں ٹی آر ایس پر کیا اثر پڑے گا, ان کے آنے سے کانگریس پر کیا اثر پڑے گا. بی جے پی کے سٹاکس جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن کے الیکشنز جو حیدرآباد کے ہوئے تھے اس کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ اٹ از آن دا رائز. تو اب گیم بدل رہا ہے. پہلے تو صرف ٹی آر ایس تھی, کانگریس بالکل کونے میں چلے گئی تھی. ریونت ریڈی کے آنے کے بعد میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ نئی جان آ رہی ہے. ابھی یہ بالکل شروع کی بات ہے, وہ آئے گی نہیں آئے گی کیا ہوگا آگے کا نہیں معلوم. میں صرف ہم لمحاتی گفتگو کرتے ہیں, لمحوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کل کی بات ابھی میں نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں. یہ آپ کو توجہ دینا پڑے گا. جی جناب. سر یہ بار بار ریکویسٹ آ رہی تھی کہ کچھ سوالات لیے جائے, تو اگر آپ کی اجازت ہے تو ایک دو چار سوالات ہم میں تو چاہ رہا ہوں کہ وہ میری بک بک سن کے میں پریشان ہوں. آپ پلیز نہیں. میرا نام عبد القادر ہے. جی عبد القادر صاحب, آپ جیلان کے ہیں یا یہیں کے؟ حیدرآباد کے سر. اچھا جی سر, بہت اچھی معلومات ملی, لیکن جو ہے آپ کا تجربہ بھی کافی اچھا ہے. آپ سے سوال یہ تھا کہ سر ملک بھر میں کووڈ سے متعلق میڈیا کا جو ہے اردو ہو یا انگریزی میڈیا کا کیا رول رہا آپ کے تجربے کے حساب سے؟ آپ کو معلوم ہے دوست, آپ جانتے ہوئے یہ سوال کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, دوسرے لوگ بھی جان لیں گے. کووڈ کا جب مسئلہ شروع ہوا ہندوستان میں تو وہ اس کو مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کی گئی. بالکل کھلی بات ہے, یہ اس میں کوئی یعنی انویسٹیگیشنز ہو چکے ہیں اور یہ بات اب منظر عام پر آ چکی ہے. آپ اور میں دو مسلمان مل کے بات کرنے والی بات نہیں ہے, یہ پورا ملک بات کر رہا ہے اس پہ کہ تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا, نظام الدین کے ایریا کو ٹارگٹ کیا گیا. اس کے بعد میں کہا گیا کہ یہ کرونا جہاد مسلمانوں کا لایا ہوا ہے. کمبھ میلے میں مسلمان کہاں تھے, اب وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اب جو میلے ہو رہے ہیں چو طرف, اس میں سے کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. تو اب وہ جو پرسپشن تھا, وہ پرسپشن جو ڈیلیبریٹلی ہمارے ہندو بھائیوں کے دماغوں میں ڈالا گیا تھا, وہ پرسپشن خود بخود ٹوٹ رہا ہے. تو کرونا ایک حقیقت ہے, اور کرونا آنے والے دنوں میں بھی بہت ایک بھیانک حقیقت بن کے ابھرے گا. تو اب اس کا کوئی ریلیجن نہیں ہے, وہ کمیونسٹ ہو گیا ہے. جی سر, میرا ایک سوال ہے. میں آصف علی بول رہا ہوں روبی چینل سے. میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی کیسے ہیں آصف آپ؟ آپ کو جانتا ہوں میں. جی الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سر آپ نے موازنہ پیش کیا اعتماد اور سیاست کی خبروں کے بارے میں. صفحات پر جو خبریں دی جاتی ہیں کیوں نہ لوکل خبریں جو ہے پہلے صفحہ سے شروع کی جائے. اور آپ نے ایک بات یہ بھی ایڈ کی سر کہ اردو میں لکھنے والے نہیں ہیں, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایکسپرٹس موجود نہیں ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ نئے لکھنے والوں کو ان اخبارات میں موقع کیوں نہیں دیا جاتا؟ جیسا کہ سیاست کا سنڈے ایڈیشن اٹھا لیجئے, آپ کو وہی گھسے پیٹے رائٹرز ملیں گے جو سالوں سے لکھ لیتے آ رہے ہیں, اور اعتماد کا اٹھائیے وہی عالم ہے. تو یہ نئے جو صحافی ہیں یا پھر جو لکھنے والے ہیں ان کو آخر مواقع کب دیے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں کے ایڈیٹر سے تعلقات ہونا ضروری ہے؟ کیا ان کا اخبار عملے سے تعلقات ہونا ضروری ہے؟ ایسا کیا ہے سر؟ یہ آپ کے سوال میں غصہ زیادہ ہے, جھنجھلاہٹ ہے, اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. دوست
اخبار از اے بلڈی بزنس, اور بزنس کے لیے مجھے جو بھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں, چاہے وہ ایتھیکل ہوں کہ ان ایتھیکل ہوں, وہ میں اڈاپٹ کر رہا ہوں ایز این اونر آف دا نیوز پیپر. اور میں انہی لوگوں کو جگہ دیتا ہوں جن کا کوئی نہ کوئی تعلق مجھ سے ہے یا کوئی تعلق نکال کے آ جاتا ہے میرے پاس. میں وہ جو پروفیشنلزم کی میں بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں مسلسل, وہ یہی ہے کہ آئی ایم ناٹ ایز پروفیشنل ایز آئی شوڈ بی. دیر از سم تھنگ ایلس وچ از ورکنگ آن مائی مائنڈ. تو آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں, نئے لکھنے والوں کی تعداد کم ہے. اچھا, نئے لکھنے والے جو ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو من میں آئے لکھ دیتے ہیں. فرض کیجئے کہ میرا نام تنویر ہے اور میں سیاست اخبار میں ایک خبر دینا چاہتا ہوں اور سیاست اخبار مجھے جانتا ہے, وہ میری خبر چھپ جاتی ہے, مگر اس خبر کی حیثیت جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ اٹس اٹر نانسنس. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ کسی حیدرآباد کے اطراف کے جنگلوں میں کوئی ایک عجیب الخلقت ایک بالکل ہی کوئی ایسی شے آ گئی تھی جو رات میں نکلتی تھی اور پکڑتی تھی لوگوں کو اور کاٹ لیتی تھی اور کھا جاتی, جاسوسی دنیا کا کوئی پلاٹ کی طرح تھا. یہ وہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ ایسا قیامت سے پہلے ہوگا اور اب قیامت آنے والی ہے, اور وہ جو عجیب الخلقت جو چیز ہے اس کا فلاں فلاں نام ہے, ایسا ایسا ہوگا. اب یہ چھپ گیا. اس کے تھوڑے دن کے بعد میں کسی نے اس جانور کو گولی مار دی اور وہ قیامت پھر پیچھے چلے گی. آپ بتائیے پروفیشنلزم آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محبوب نگر سے محمد محسن پاشا قادری عرض کر رہا ہوں حضرت. جناب جی علی جناب میر ایوب علی خان صاحب, آپ نے بھی فرمایا کہ سیاست اور اعتماد, یہ لوکل خبروں نے بھی دیکھیے آداب تلنگانہ کے ایک اخبار نکلا ہے الحمدللہ, پورا صفحے اول پہ لوکل خبریں. آپ دیگر اخبارات کا بھی اردو کا اگر مطالعہ کریں گے تو اردو سے جو ہے نا اور بھی زیادہ آپ کو معلومات ہوں گے. میرا ایک سوال آپ سے یہ تھا صاحب. ہلو, سن رہا ہوں سر, آپ کی پوری بات سن رہا ہوں میں. اتفاق سے آداب تلنگانہ ابھی تک میں پڑھ نہیں پایا, اس کا ایک آدھ صفحہ دیکھا ہوں تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. جی فرمائیے فرمائیے, آپ کی بات جاری رکھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر میرا سوال یہ تھا کہ آپ اردو سے گریجویٹ ہے, ڈگری کرنے کے بعد آپ کا انگلش اخبار میں داخلے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے بتایا کہ اردو اخبارات میں سورس کم ہے, آمدنی کم ہے, کیا یہی وجہ ہے یا پھر آپ کو دلچسپی تھی انگلش میں؟ نہیں, میں آپ سے شاید بتانا بھول گیا کہ میں اردو میڈیم کا پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں انگریزی میڈیم کا پڑھا ہوا ہوں. مگر اردو جو ایک فرسٹ لینگویج کی طور پہ لی جاتی ہے, وہ گریجویشن تک میں اردو ویسے پڑھا ہوا ہوں. تو ایک تو وہ ہوئی, انگریزی پہ تھوڑا زیادہ دلچسپی تھی, اور اردو صحافت کا بہت تلخ تجربہ ہو چکا تھا اپنی جوانی میں, تو میں سوچا کہ آنے والے جوانی کے جو سال ہیں کم از کم وہ بہتر ہو جائے. ہلو جی سر. جی سر. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام صاحب. میں ڈاکٹر محمد ناظم علی نظام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. آپ سے ایک دو سوالات ہیں صاحب. ہندوستانی صحافت سیاست کے تابع کیوں ہو گئی ہے؟ دوسرا ایک سوال یہ ہے, کیا اردو صحافت اقدار یعنی ویلیو کا اہتمام کر رہی ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات, میر ایوب علی صاحب, اکثر قلمکار اپنے مضامین ایڈیٹروں کو بھیجتے ہیں, روانہ کرتے ہیں, اور وہ مضامین سماج کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور اللہ کی نظر میں بھی قابل اشاعت ہے وہ, لیکن مدیر اس کو شائع نہیں کرتا. میں مدیر کیا گناہ؟ سر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بڑا خطرناک ہے. یہ سوال آپ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے ایڈریس کیجئے, شاید وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا حشر کیا ہوگا. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ there is a system in the newspapers which works hard
to maybe prevent the new writers or maybe to not encourage people. There is a system there जहाँ पे आप हो सकता है कि ये तरीका निकाला जाता कि कुछ सफ़ात पे आप नए लिखने वालों को एनकरेज करते, उनको आने देते, मगर आप ये भी तो बताइए कि अखबारात की आमदनी जो है वो कितनी है। मेरा ऐसा मानना है कि एतमाद अब भी ब्रेक इवन पे नहीं है, अब भी उसको नुकसान हो रहा है, सिवाय मुंसिफ और सियासत के रेवेन्यू नहीं है इन लोगों के पास में। तो जब रेवेन्यू नहीं है तो मैं कैसे हायर करूं आपको, आप बताइए। मैं तो पुराना इधर उधर का चरबा निकाल के छाप के आपको कुछ करना चाहूंगा, मेरे पास खुद पैसे नहीं आ रहे। यानी मोस्ट ऑफ द उर्दू न्यूज़पेपर सफर दिस प्रॉब्लम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि। जी मेरा नाम शुजा खादरी है। जी शुजा साहब। जी मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी साहब। आपसे ये सवाल था, मैं नया हूँ सहाफत में, तो मैं अभी आपके जाने का रास्ता खुला है या बंद कर दिया? नहीं अभी चालू है। हम ये तारीख दक्कन मैगजीन हमारे हबीब इमाम खादरी चला रहे हैं, तो उसमें ज्वाइन करा मैं। तो हम आपको ये कौन चला रहे हैं? करियर अपॉर्चुनिटीज हबीब, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज कैसा बनाना चाहिए सहाफत में, अब आगे बढ़ना है तो आपके लिहाज से आज के मौजूदा दौर में। सर मैं समझता हूं कि मैं मुनासिब आदमी नहीं हूं इसका जवाब कोई एनकरेजिंग देने के लिए, क्योंकि मेरी राय ये है कि उर्दू सहाफत डिक्लाइन पे है, उसका जवाल पजीर सहाफत है, जबान जवाल पजीर है। तो ऐसे में अगर आप कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये आपके लिए मुनासिब होगा। आप लोग दूसरी जबानों को ट्राई कीजिए इससे पहले कि देर हो जाए, और दूसरी जबानों के जरिए से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जैसा तेलुगु है, हिंदी का रिवाज हैदराबाद में नहीं है तो हिंदी को ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, तेलुगु का रिवाज है, आपके अंग्रेजी का रिवाज है, अंग्रेजी के लिखने वाले नौजवान कुछ आ रहे हैं अंग्रेजी सहाफत में। तो दोस्त वो बहुत महदूद एरिया है, मैं आपको डिस्करेज करना नहीं चाहता, मगर मैं उसकी तायद में भी कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता। आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साहब। मैं मेदक से हाफिज मोहम्मद फसीउद्दीन साहब। मेरा सवाल ये है कि उर्दू की बेहतरी के लिए मुस्तकबिल में उर्दू के जिम्मेदारों को क्या करना चाहिए? यानी उर्दू अभी बद से बदतर होती जा रही, उर्दू सहाफत जब गिरती जा रही, तो ऐसे मौके पे उर्दू के जिम्मेदारों को कहीं ना कहीं अखबारात के मुदीरान को, एडिटरान को इस सिलसिले में क्या इक़दाम करना चाहिए? क्या डिजिटलाइज जो सिस्टम है डिजिटल मीडिया, क्या वो लोग भी खुलकर इसमें काम करना चाहिए या फिर ऐसे ही बैठना चाहिए? क्योंकि अखबारात वालों की खामोशी से दूसरे जो गैर नाम निहाद अखबारात के हैं वो लोग डिजिटल मीडिया में कदम रख के बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो क्या अस्सलाम वालेकुम सर, ये सवाल का जवाब थोड़ा सा भाई से बात कर लूं मैं, फिर आपका सलाम, फिर वालेकुम सलाम आपको। ये दोस्त बड़ा मुश्किल सवाल है, आप लोगों के पास में इनके जवाबात हैं, आप लोग खुद माशाल्लाह बाशऊर लोग हैं, आप हाफिज हैं। एक चीज नोट कीजिए आप कि उर्दू सहाफी मदरसे के जरिए से ज्यादा आ रहे हैं, सरकारी स्कूलों के जरिए से नहीं आ रहे हैं। क्यों? अभी तो मदरसे में उर्दू पढ़ाई जाती है, चूंकि मुझे उर्दू से मैं वाकिफ हूं लिहाजा मैं आ रहा हूं। तो अब आप बोलिए कि उर्दू की इफादियत खुद आप पहचानिए ना, कि कहां आपको जॉब मिलेगा, कितने लोग हैं जो एस्पिरेंट्स हैं जिनको जरूरत है जॉब की, जो प्रॉपरली क्वालिफाइड है, कैसे मिलेगा जॉब? जॉब मार्केट को आप देखेंगे ना। अब वो केसीआर साहब किसी दिन सुबह में उठ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के अगर उन्होंने मजलिस में शामिल हो गए, अगर कुछ करे तो कुछ हो सकता है शायद, नहीं तो कैसे होगा? आप लोग बाशऊर लोग हैं दोस्त। मैं जब जो चेहरे देख रहा हूं उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप लोग कोई छोटे बच्चे नहीं है कि आप लोगों को समाज। वालेकुम सलाम।
क्या सिर्फ सहाफत को हम इस नुक्ते नजर से देखें कि मईशत के एतबार से हम उसमें सारे काम करें, कुछ और भी मकासद जो कौम के मिल्लत के इक़दार के लिए, उनकी कोशिशों के लिए, उनको कुछ मिल्लत के काम करने के लिए, उनकी खिदमत के तय भी हम अगर इस पर गौर करें तो काफी चीजें हो सकती है। सिर्फ इसको मईशत का या रोजगार का जरिया ही समझ के हम इसमें काम करें, क्या ये मुनासिब है? सर पहले मेरे जीने का इंतजाम कर दीजिए आप, फिर कुछ और बात कीजिए। पहले मेरे बच्चों की तालीम की बात कर दीजिए, मेरे बच्चों के खाने की और उनके मेडिकल एक्सपेंसेस की बात कीजिए। मेरा बच्चा दिख का मरीज हो गया है, मेरे बच्चे के न्यूट्रिशन नहीं है उसके पास में, मेरे बच्चे के पास में यूनिफॉर्म के कपड़े नहीं है, यूनिफॉर्म में सिला नहीं सकता। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन मैं कैसे जाऊं? सर लेकिन सिर्फ यही प्लेटफॉर्म है। हेलो मेरी एक गुजारिश है कि एक शख्स की बात पूरी मुकम्मिल होने के बाद में दूसरा शख्स आए, वरना वो पहले शख्स की बात नामुकम्मिल रह जा रही है। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सब मैं निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी बात कर रहा हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप सियासत इत्तेमाद के जो सुर्खियां अभी सुनाए आप, जैसे कि आप बताए कि भाई रियासत तेलंगाना के फर्स्ट पेज पे मतलब मुख्तलिफ सुर्खियां नहीं रहती, अदर मुकामात की आती बल्कि बताए। आप दिगर पेपर्स का भी मतलब आप नजर से नहीं गुजरे होंगे, शायद मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मतलब बाज पेपर जैसा है साहसी दक्कन है, राष्ट्रीय सहारा है, रहनुमा है, उसमें जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि अब मैं आपको आज का एक पेपर का जो आप पढ़े हैं, मैं उसी ताल्लुक से बता रहा हूँ कि कैबिनेट में कल जो मीटिंग हुई, केसीआर साहब जो मीटिंग लिए, उसके अंदर जो सुर्खी बनना है, एक पेपर की सुर्खी जो है फर्स्ट पेज के ऊपर आई, एक पेपर के अंदर उर्दू के, तो वहां से आपको नहीं गुजरा, वो एक चीज है। मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने। सर मैं आपसे इजाजत लेके एक चीज पार्टिसिपेंट को बोलना चाहूंगा और एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी आप रुकिए, कोविड-19 जो शुरू हो चुका है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, थोड़ी देर रुकिए बोल के। कैसे आप खैरियत? आप मेरी बात सुनिए, मुझे मॉडरेट करने दीजिए, ठीक है ना? ये सेशन मुझे चलाना है, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कैसा होगा, बोलिए। जी साहब, हमको हर पार्टिसिपेंट को है ना मौका देना है, तो आप सिर्फ सवाल कीजिए, आप है ना उसकी तमहीद मत मान दिए कि बोल तो हमको तमहीद की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल कीजिए जो भी आपका सवाल है, ठीक है? और वो एग्जाम्पल सुनिए ना, आप मेरी बात तो सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया जाता है, तो उर्दू की दुनिया में बिलखुसूस तेलंगाना में 2 बड़े न्यूज़पेपर चलते हैं, वो 2 न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल सर लेते हैं, तो आप इधर उधर की बात मत कीजिए। आपका डायरेक्ट सवाल क्या है ये बोलिए। ठीक है, अच्छी बात है साहब। आखिरी सवाल है मेरा ये, आप देखिए कि अभी जो कोविड-19 जो चल रहा, उसमें क्या है बोले तो उर्दू सहाफत के अंदर मतलब अब जैसे कि मतलब पूरा टोटली लॉकडाउन वगैरह भी था, जिसमें पेपर्स की तादाद भी कम हो चुकी थी तेलंगाना मुख्तलिफ मुकामात पर भी, और पेपर्स भी कम हो गए, न्यूज़ वगैरह भी जितनी होना है शाये हो रही। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली जो सोशल मीडिया आने से उर्दू सहाफत के अंदर थोड़ा मतलब बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही, जैसे कि हमारा जो अखबार जो फरोख्त होना है, जितनी उसको फरोख्त की है, वो बहुत कम हो चुकी है सोशल मीडिया पे। तो आने वाले अय्याम के अंदर मतलब आने वाले हालात के अंदर फिर हमारा उर्दू का कैसा रहेगा, मतलब बखा रहेंगी या नहीं? जैसे कि हम ही हैं, हम उर्दू की तादाद हमारी मुकम्मल कम हो चुकी है, हम उतनी मेहनत करने के बावजूद भी खायरीन जो पढ़ रहे हैं उर्दू, सिर्फ नेटों के ऊपर देख लेके उर्दू अखबार का मुताला चल रहा है, उसका सर्कुलेशन भी बहुत कम हो चुका है। तो उसके लिए हम आगे कैसा राय हमवाद? मैं कुछ बोलूं, आपकी बात समझ गया, मैं कुछ बोलूं? जी जी, बात सुन लीजिए कि ये जो कोविड-19 की जो वेव है, जो अभी खत्म नहीं हुई है मुकम्मल तौर पे, इसकी वजह से मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। वेरियस सेक्टर्स, नॉट ओनली जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन बट ऑल अदर सेक्टर्स। अगर आप अंग्रेजी अखबार जो सिर्फ नेट पे
छपते हैं, नेट पे दिखाई देते हैं, वो अखबारात चिल्ला रहे हैं और लिख रहे हैं कि हमारी सपोर्ट कीजिए, हम आपकी सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकते, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अंग्रेजी अखबारात की बात कर रहा हूं जी। उर्दू का जो पढ़ने वाला है उसके पास में पैसे नहीं है एक, और जिसके पास पैसे हैं वो पैसे अंग्रेजी अखबार पे या तेलुगु अखबार पे खर्चना चाहेगा बनिस्बत उर्दू अखबार के। तो ये आपका इंटरनल एक बहुत भयानक मसला है कि उर्दू को आप किस तरीके से जीवित रखेंगे, जिंदा रखेंगे, और उर्दू के साथ में आपके रवैये कैसे होंगे। ये हमारा अपना उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन का मसला है, इसको देखने की जरूरत है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया जी सर, मेरे दो सवाल थे। मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र। अच्छा जी, पहला सवाल था कि उर्दू सहाफत पर बढ़ता हुआ सियासत का अमल दखल, क्या इस पर बड़े अखबारात की जानिब से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है या नहीं। दूसरा सवाल था नए साफियों को नजरअंदाज करना क्या मुनासिब है, आपकी राय जानना चाहूंगा इस ज़िम्न। पहला सवाल जी, ये आपका कहना कि उर्दू सहाफत पे के अंदर चेंज आ रहा है, वो तो सारा हिंदुस्तान उससे मुतासिर है पॉलिटिकली। जो बड़े अखबारात जिनको हम तसव्वुर करते थे, जिनको मानते थे कि ये इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे। दक्कन क्रॉनिकल जो इतना बड़ा अखबार हैदराबाद से निकलता है, जिसकी लाखों का सर्कुलेशन है, जिसमें मैं काम कर चुका, सेक्युलरिज्म से के रास्ते को छोड़ के वो आज के नए रास्ते पे जा रहे हैं। अभी हाल की बात बोल रहा हूं मैं आपको, 6 महीने साल भर के अंदर उसके अंदर तब्दीली आ गई, उसका पूरा आउटलुक बदल रहा। अब तो माफी चाहना पड़ रहा है कि हमने ऐसा एडिटोरियल लिखा। क्यों उर्दू से आप तो समझते हैं कि अकेली रहेगी। आपका दूसरा सवाल क्या था सर? क्यों खाए पेटे? हाँ, आपका दूसरा सवाल क्या था दोस्त? सर, ये ऑनलाइन जर्नलिज्म जो है उसको है ना उर्दू के हवाले से कैसे है ना सही इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पे रोशनी डालने के लिए बार बार सवाल आ रहे थे। तो आपके चूंकि आप siyaasat.com चलाते हैं, तो जिस तरीके से इंग्लिश बहुत पॉपुलरली तरीके से है ना पूरे वेब दुनिया में चलती है, तो क्या उर्दू को इस तरीके से चलाया जा सकता है? तो इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपसे शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। सर, ये बहुत मुश्किल सवाल है, और उर्दू के जो क्या अंग्रेजी में एक लफ्ज है एंटरप्रेन्योर्स, वो लोग जो पैसे डालते हैं इसके अंदर, और वो लोग जो प्रोफेशनल्स हैं इसको चलाते हैं, दो अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, मेरे पास में पैसे नहीं है, मगर मेरे पास में अहलियत है कि मैं उर्दू का एक अखबार चला सकता हूं। अब आप बताइए कि उर्दू का अखबार अगर मैं नेट पे चलाना चाह रहा हूं तो मुझे किन चीजों की जरूरत है? मुझे रिपोर्टर्स की जरूरत है, मुझे एजेंसीज की जरूरत है, मुझे एडवर्टीजमेंट्स की जरूरत है। मैं उसके बगैर में कैसे मैं वो ईसा लिखूंगा और मूसा पढ़ेंगे और फिर मूसा घर को चले जाएंगे? तो ये तो नहीं हो सकता ना दोस्त। यू हैव टू लुक फॉर एनी वेंचर। प्लीज रिमेंबर दिस, ये सिर्फ उर्दू से मुताल्लिक नहीं है। कोई भी काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी पे बात कीजिए पहले। अगर वो इकोनॉमिकली वायबल है तो कीजिए, वरना शौक पूरा कीजिए, आप लिखते रहिए कॉलम। एक हमारे दोस्त हैं, वो हर हफ्ते लिखते हैं। अब एक और एक अखबार जो हैदराबाद से निकलता है, गवाह वीकली, ऑनलाइन हो गया वो, क्योंकि छाप नहीं सकते उसको। ऐसे और कई अखबार हैं ऑनलाइन हो गए, उसको छाप नहीं सकते। छापेंगे तो बांटेंगे कैसे? लॉकडाउन में आप अखबार कैसे तकसीम करेंगे? आपका नेटवर्क खत्म हो गया। तो सर, ये बिल्कुल नए जमाने के नए चैलेंजेस हैं। जैसा मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस पे बात होनी चाहिए कि उर्दू के लिए, जैसे हम बात करते थे पहले कि उर्दू के नए मराकिज पैदा हो रहे हैं, उर्दू गल्फ में बढ़ गई है, अमेरिका में बढ़ गई है। 2 लोग एक मुशायरे में अटेंड करने के लिए जाते, वापिस आके लिखते हैं कि उर्दू बढ़ गई वहां पे।
इन लोगों को ये नहीं मालूम कि वो लोग 10 रियाल दे के या $10 दे के जो आदमी आया था उसकी तादाद कितनी है भाई। क्या उसकी वजह से उर्दू बढ़ सकती है या आपके मेरे घर में से उर्दू निकलना चाहिए? आपके मेरे घर में से तो उर्दू नहीं निकल रही। तो जब आप उर्दू के जो रूट्स है आप जड़ों तक पानी नहीं पहुंचाएंगे, जड़ों की देखभाल नहीं करेंगे, तो उसके बेनिफिट्स की बात तो बहुत दूर की है ना दोस्त। क्या आप ये समझ रहे हैं कि नेट पे आ जाने से ये जो दूसरे अखराजात है वो कम हो जाएंगे? नहीं होंगे। अब scroll.com है, स्क्रॉल के साथ में लिखने वाले कैसे कैसे दिग्गज लोग हैं, कैसे कैसे बड़े लोग हैं। या द वायर है, वायर पे लिखने वालों को आप देखिए, आप उनको कम से कम 5-8 हजार रुपए दे तो वो एक आर्टिकल लिखते हैं। कहां से देंगे आप? किससे लिखवाएंगे आप? और आपके पास में कौन है जो आप जिसको 5,000 रुपए दे के लिखवाना चाहेंगे या लिखवा सकते हैं? सर मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि इट लुक्स लाइक आई एम डिसअपॉइंटिंग लॉट ऑफ यू अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ उर्दू जर्नलिज्म, बट आई वांट टू बी रियलिस्टिक एज आई अंडरस्टैंड दैट रियलिज्म इज दिस। मैं ना उर्दू के खिलाफ, मैं खुद उर्दू का सहाफी रह चुका हूं, मेरी मादरी जबान उर्दू है, और जैसा मैं आपको बोला कि बगैर उर्दू का अखबार पढ़े मैं घर से कदम नहीं निकालता। मैं जुड़ा हुआ हूं उर्दू के साथ में, वो मेरी रूट है, मेरी जड़ें हैं वो, मगर मैं उसकी सहरा भी नहीं कर पा सक रहा हूं। वो मसला वो है। जी सर आगे। हेलो। जी सर, जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है ना? जी आपकी आवाज आ रही है सर। अच्छा, तो सवालात बंद हो गए, लोगों के आवाज से बंद हो गए। जी 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 सर, ये जो अब पोस्ट कोविड में बिलखुसूस है ना, पूरी चीजें ऑनलाइन की तरफ है, इंक्लूडिंग हमारा जो लेक्चर हो रहा है वो भी ऑनलाइन हो रहा है, जिसको ऑफलाइन होना चाहिए था, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस पे अभी भी एक हद तक कहीं ना कहीं पाबंदी है या एहतियात की बिना पर है ना, लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे मैं आपसे बात करूं, इसका एक फायदा ये है कि इसका ब्राइटर पहलू भी देखना चाहिए कि आप 250 आदमी को एक छत के नीचे जमा नहीं कर सकते थे। कम से कम इसकी वजह से 250 लोग सुन रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। नंबर 1, आप बाहर से लोगों को नहीं बुला सकते थे। आप महाराष्ट्र से भी आदमी बात कर रहा है, तेलंगाना के अजला से भी बात कर रहा है, तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जो आगे चल के हो सकता है इसको और बेहतर बनाया जा सके। दिस इज न्यू प्लेटफॉर्म, दिस इज न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर फॉर अस। जी सर, उससे कोई दो राय नहीं है, आपकी बात 100% सही है। कई एक ना चीजें पॉसिबल हुई है इससे। कल हमारा जो इनॉग्रल सेशन हुआ था उसमें मुंबई से इनकलाब के एडिटर शाहिद लतीफ साहब जुड़े हुए थे। ये पॉसिबल हुआ ऑनलाइन होने की वजह से। फिर आरफा खानम शेरवानी मैडम जुड़े हुए थे। तो ये तो जरूर ये एक इसका ब्राइटर साइड है। तो इसी ब्राइटर साइड को अगर हम जहन में रखें तो क्या सहाफत में इस ऑनलाइन होने के कोई बहुत ना क्या बोलेंगे, हो जाने की वजह से जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकते हैं, इस पे अगर आप कुछ रोशनी डाल सके तो ज्यादा मेहरबानी होगी सर। मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा जो अल्टरनेट मीडिया अवेलेबल है, जिसको इस्तेमाल करके आदमी आजकल कुछ लोग चला रहे हैं, तो इस पे अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से कुछ बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई अगर सीखना चाह रहे, कोई उस लाइन में जाना चाह रहे। एक बात बार बार आ रही थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया में पेनिट्रेशन बहुत मुश्किल है। आपने भी कहा कि शायद हो सकता है उसका सिस्टम ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा इंकरेज नहीं करते नए लोग को, लेकिन साथ ही में इंटरनेट के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उन्होंने ये रास्ता ओपन कर दिया है कि लोग उसमें जाएं। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ आप रहनुमाई कीजिए सर। सर मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप पाकिस्तान के मॉडल को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कभी कभी जंग अखबार जो है वो नेट पर देखता हूँ और देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि उस जिस तरीके से नेट के लिए अखबार क्रिएट करना चाहिए वो लोग काम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली ये दिलीप कुमार की ट्रेजेडी के वक्त में या कोई बड़ा मसला जब हो जाता है तो मैं वो डॉन और वो कराची का जंग जो अखबार है वो भी कभी कभी देख लेता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने पाकिस्तान से सीखा
कि किताबत छोड़कर मशीन पे आना चाहिए। हम पाकिस्तान ही से सीखे। हमारे एक अच्छे जानने वाले दोस्त हैं जो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने ये कैलीग्राफी ऑनलाइन, और उसके एतबार से ये टाइप फेस बना, ये तमाम बना। और तो ये काम जो है हमको हमारे इकोनॉमिस्ट दोस्तों के साथ में बैठ के बात करनी चाहिए कि इसका इकोनॉमिक मॉडल क्या होना चाहिए। एक तो जर्नलिस्टिक मॉडल है, उसमें वो ऑलरेडी मौजूद है, उसको हम काट सकते हैं, छाट सकते हैं और अपने एतबार से डेवलप कर सकते हैं। मगर व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक मॉडल विच इज नॉट देयर? सो देयरफॉर वी हैव टू लुक एट द इकोनॉमिक मॉडल वेयर इट इज एग्जिस्टिंग। आई थिंक दैट Pakistan could be a good idea to understand how Jang and other newspapers are being run online, क्योंकि उनकी भी जरूरत है। ये तो सारी दुनिया में हो गया। अब गार्जियन जो अखबार है वो हो गया, तो अब आप बताइए, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया ऑनलाइन। तो अब आप और हम किस खेत की मूली? जी सर। तो मेरा अर्ज करना ये है कि आप और हम सब मिलकर, हम में से चंद चुनिंदा लोग बैठे, पहले एक मॉडल तैयार करें कि हाँ ये मॉडल इन तब्दीलियों के साथ में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले आप एक आउटलाइन तो बने कि उर्दू के लिए ऑनलाइन सहाफत को वायबल कैसे बनाया जा सकता है। मेरे एक उर्दू में मजमून लिखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना दोस्त, या फसीउद्दीन एक फसी के लिखने से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। इट हैज टू बी ए कंसिस्टेंट प्रोसेस, इट हैज टू सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 3 years टू मेक इट नोन कि हाँ ये मुमकिन है, हाँ ऐसा हो सकता है। तो वो जब तक नहीं करेंगे तो वो होगा नहीं। तो उसमें मुख्तलिफ एरियाज के लोग, मार्केटिंग के लोग, एडवर्टाइजिंग के लोग, और आपके इकोनॉमिक वायबिलिटी वाले लोग जो फिजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं, उनके साथ में बैठ के बात करने की जरूरत होती। अब मुझे खुशी होती है कि आज के उर्दू अखबार में पेज 1 पे खबर है, पी सत्यनारायण का एडवर्टीजमेंट है। इसमें पी सत्यनारायण पहले ज्वेलर जो है, एक आध खबर का एक आध एडवर्टीजमेंट के भी उर्दू में देते थे। कल मैं देखा कि वो नए जो लोग आए हैं आंध्रा के, हैदराबाद में, जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जो कपड़ों की दुकानें हैं उन लोगों के एड्स थे उर्दू अखबारात में। तो पहले तो आपका मार्केटिंग सिस्टम ही ठीक नहीं था। मैं सिर्फ 2 अखबारात की बात कर रहा हूं दोस्त, प्लीज। माय एक्सपीरियंस इज लिमिटेड एंड माय टॉक इज लिमिटेड टू दिस 2 newspapers which I have been following। तो मेरे को ये मत बोलिए कि फला अखबार भी कर रहा है, फला अखबार जरूर कर रहा होगा। अगर कर रहा हो तो मॉडल इस्तेमाल कीजिए, आप देखिए, आप गौर कीजिए। और ये, हाँ, ये अखबार देखिए आप, एक साउथ इंडिया का अखबार, ये पेज 1 है, ये मुंसिफ एतमाद का, ये 2 हाफ पेज एड्स हैं। ये अगर ये मेरी ग़िज़ा है, अगर ये नहीं मिलेगी ग़िज़ा तो मैं चलाऊंगा कैसा अखबार? तो आप पहले इकोनॉमिस्ट से बात कीजिए और ये दरियाफ्त कीजिए कि आप कैसे, छोटे दुकानदार हैं, आपके पास में ये लोग नहीं आते, तो आप छोटे दुकानदार को अगर देंगे, स्पेस देंगे, तो उनसे क्या चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे, उनको कन्विंस कैसे करेंगे कि आपके पास में छपने से उसका फायदा हो सकता है। तो इट्स ए प्रोफेशनल थिंग, और वो एक सेशन में हो नहीं सकता। और मेरा जहां तक ख्याल है कि अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हैव टू सिट डाउन टू कम आउट विद अ वायबल सॉल्यूशन, ऑनलाइन सॉल्यूशन जिसको कहेंगे आप। जी सर। सर 1-2 और सवालात है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा अगर आपकी इजाजत। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। हुकूमतों और उर्दू सहाफ़ियों और उर्दू अखबारात के माबीन ताल्लुकात को कैसे बनाया जाए, ये सवाल सर सैयद सरफराज अहमद का है। जी सरफराज साहब, वो मेरी स्क्रीन पे भी दिखाई दिया, थैंक यू, आप पढ़ भी दिए। वो नहीं देख रहा था मैं, आप लोगों से बात कर रहा था। तो सर, हमको हुकूमत के साथ में ताल्लुकात कोई अच्छा करना ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा। किसी भी अखबार का, किसी भी सहाफ़ी का अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो वो सही नहीं है। हम सरसैयद नहीं है,
اور ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے سر سید ہونے کی ایز فار ایز اخبار کے نکالنے کی بات کریں. ہم کو اچھی صحافت پیش کرنا ہے جو آبجیکٹیوٹی پہ منحصر ہے اور وہ صحافت ان تک پہنچانا ہے جو ڈیسیشن میکرز ہیں. یہ ممکن ہے میرے حساب سے، یہ ممکن ہے اگر آپ ٹی آر ایس کو آئینہ دکھا سکتے ہیں اور ایسا آئینہ جس میں اس کو اپنی شکل دکھائی دیتی ہے تو ٹی آر ایس آپ سے بات کرے گی، ٹی آر ایس آپ کو ایڈورٹیزمنٹ دے گی. کانگریس آپ سے بات کرے گی، آپ کو پیسے دے گی کہ ہم یہ ایڈورٹیزمنٹ چاہیے، ہمارے کو یہ اسپیس چاہیے. آپ فری میں ان کے اسٹیٹمنٹ چھاپنا بند کیجئے اس وقت تک جب تک کہ اس میں کوئی نیوز ویلیو نہیں. میں نہیں چھاپتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کو، میں siyasat.com پہ ربش نہیں چھاپتا، اسٹیٹمنٹ نہیں چھاپتا ہوں جب تک کہ اس میں کوئی نئی بات نہیں بولی جاتی. مثلا کل کی ایک خبر سن لیجئے، عموماً ہوتا ہے یہ، وینکیا نائیڈو صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ، انہوں نے ایک کتاب کی رسم اجرا کی. حالانکہ وہ کتاب آ چکی تھی مارکیٹ میں، وہ اس کے لکھنے والے ہیں افتخار. افتخار ہندو کے سینئر جرنلسٹ تھے، بلکہ میری سینئرٹی میں تقریباً ہم لوگ ہم اثر ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی بہت اچھی، وینکیا نائیڈو نے اس کو ریلیز کیا. مگر آپ دیکھیے کہیں خبر ہے کیا وہ؟ میں siyasat.com پہ تو لے لیا اس کو. آپ بتائیے کیا کریں گے؟ اب وائس پریزیڈنٹ کو بھی اگر آپ انوالو کریں اور آپ کی خبر نہ چھپے تو یہ کس کا دوش ہے سر؟ پورا اورینٹیشن خراب ہے، پورا سسٹم خراب. جی نیکسٹ. ایک سوال یہ آیا تھا. ہاں آپ ہی پڑھ دیجئے وہ سوال. آپ جی سر، میں آپ کی سہولت کے لیے پڑھ دے رہا ہوں آپ کی اجازت سے. سر سوال یہ تھا کہ کیا آج بھی ایماندارانہ صحافت ممکن ہے؟ آج کے حالات میں بھی کیا ایمانداری صحافت کرنا ممکن ہے؟ یس سر. اس پہ کچھ آپ ایگزامپل کے ساتھ اگر بتائیں تو مہربانی. سر وہ ایگزامپل کے طور پہ کچھ نام لینا اور کسی کے نام نہیں لینا مناسب نہیں رہے گا شاید، مگر میں یہ آپ خبر کے حوالے سے سر میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سے. اب فار انسٹنس ایمانداری سے کیا مراد ہے؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جانبداری نہیں ہونی چاہیے. اب اگر شرمیلا ٹیگور، شرمیلا YSR ریڈی اگر سیاست میں داخل ہو رہی ہیں اور ان کے پاس سے ایک لفافہ آ جاتا ہے میرے پاس میں کہ آپ ہماری خبریں چھاپتے رہیے، دیٹ از ڈسآنیسٹی. دس شوڈ ناٹ بی انکریجڈ. اگر ان کے پاس میں دم ہے اور آپ کا دماغ، آپ کی پولیٹیکل انالیسس کہتی ہے کہ ہاں ان کا فیوچر تلنگانہ میں ہے، تو آپ لکھیے کہ ہاں فیوچر ہے. آپ کا کانشنس بولے گا سر، آپ کو آپ کے کانشنس کو فالو کرنا ہے. اور میں اسلامک ٹرمینالوجی استعمال نہیں کر رہا ہوں ڈیلیبریٹلی. میں وہ ٹرمینالوجی استعمال کر رہا ہوں جو مسلمان کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے، جو ہندو کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے، کرسچن کے لیے بھی ہے. وہ ہے ویلیو سسٹم. اقدار، ہمارے جو مشترکہ اقدار ہے، کیا ایمانداری ہمارے مشترکہ اقدار میں شامل نہیں ہے؟ آبجیکٹیوٹی شامل نہیں ہے؟ اگر میں کمیونسٹ ہوں اور صرف اسی گلاس سے دیکھنا چاہتا ہوں ہر چیز کو، وہ میرا پرابلم ہے. ایسے تو بہت سے لوگ مل جائیں گے. اور اگر میں BJP سے یا RSS سے جڑا ہوا ہوں اور ہر چیز جو ہے مجھے وہ زعفرانی دکھائی دیتی ہے اور جو زعفرانی نہیں ہے میں اس کو زعفرانی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں، وہ تو وہ پرابلم رہے گا آپ کے ساتھ میں. آپ اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا تبدیلی لا سکتے ہیں؟ آپ اپنی ایمانداری سے، اپنی سوچ سے، آپ کی انسانیت سے آپ یہ تبدیلی لا سکتے ہیں اور آپ کو لانا چاہیے. جی سر. ہیلو سر، ایک تھوڑا سا وہ آیا ہے کہ جناب ایوب علی خان صاحب، جس کی مادری زبان اردو ہے، جو اردو صحافت اردو میں بھی کام کر چکے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہے نا وہ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ اردو جرنلزم میں نہیں کیا جائے. اس طرح کا ایک تھوڑا سا وہ آیا تھا. آپ اس پہ تھوڑا سا اگر بتا دیں کہ آپ نے یہ بات معاشی اس کے تناظر میں کہی. نہیں میں لیٹ می اسپیک. دیکھیے
जब हम आपस में बैठते हैं तो उमूमन हम थाली बजाते हैं एक दूसरे के लिए, आपने वाह क्या शेर पढ़ दिया, वाह आपने क्या शेर पढ़ दिया, और आप बाहर निकल के कहते क्या बकवास कर रहा था ये। मैं वो पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा हूं दोस्त। मैं फिर दोबारा अर्ज करना चाहूंगा कि मैं उर्दू जर्नलिज्म ट्राई कर चुका, और आज भी मैं चाहूंगा कि कभी कोई मेरा अच्छा मजमून हो तो वो सियासत में छपे या किसी अच्छे अखबार में छपे, उर्दू अखबार में, क्योंकि मुझे उर्दू रीडरशिप से दिलचस्पी है, चाहे वो कितनी ही कम हो गई हो। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत आपके सामने रख रहा हूं कि अगर मेरा आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर छपता है तो मुझे तकरीबन 2-3 हजार रुपए मिल जाते, और वही अखबार वही कॉलम में अगर न्यूज जो है किसी उर्दू अखबार को भेजता हूं तो मुझे शुक्रिया का खत भी नहीं आता, बाज़ वक़्त मेरा नाम भी निकाल के छाप देते हो। सर, लेट्स लुक इनटू द मिरर and decide what we are and what we should be. मैं कतई उर्दू के बारे में मेरी राय ऐसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हैं, मगर उर्दू के मुस्तकबिल के बारे में मैं मायूस हूं। मैं कोई क्या कहते हैं आपको, आई डोंट सी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं कर रही है, खुद माँ बाप अपने बच्चों के साथ में इंसाफ नहीं कर रहे हैं, उर्दू मीडियम स्कूल्स को नहीं भिजाते हैं। मैं अच्छा एक और मिसाल मैं वो भाई के लिए, मैं एक स्कूल चलाता हूँ, उसका नाम है माउंट मर्सी, वो हैदराबाद में मेहदीपट्टनम के आगे है वो स्कूल, माउंट मर्सी। इस स्कूल में कोविड से पहले 700 था 900 बच्चे थे, और ये बच्चे 95% बच्चे मुसलमान हैं। और जब इनसे कहा गया कि आपको ऑप्शन है, आप हिंदी लीजिए, तेलुगु लीजिए और उर्दू लीजिए, तो उर्दू को ऑप्ट करने वाले बच्चों की तादाद कितनी थी मैं आपसे शेयर करूं दोस्त। अब आप बताइए कि मैं डिस्करेज कर रहा हूं, ये ग्राउंड रियलिटी, ओनली 150। बाकी के बच्चे हिंदी की तरफ चले गए, कुछ बच्चे अरबी की तरफ चले गए, कुछ बच्चे कोई और। आप बताइए, मुझे माशी जो आसूदगी चाहिए वो उर्दू नहीं दे पा रही है, मैं क्या करूं, भूखा रह जाऊं? ये सवाल आप खुद अपने आप से पूछिए। उर्दू मर नहीं रही है, उर्दू को खत्म होने में हिंदुस्तान में कम से कम और कई दहाई लग जाएंगे शायद, मगर उर्दू को आप महसूस कर सकते हैं कि इसके अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो थे वो खत्म हो गए और खत्म हो रहे हैं। जी सर, प्लीज। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा वक्त खत्म होने पे है और हमने कई सवालात को एंटरटेन किया और बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से तमाम सवालात को एड्रेस कर पाना नामुमकिन था। तो हम माजरत चाहते हैं कि जो अपनी यानी जुस्तजू से और अपने है ना दिलचस्पी से सवालात टाइप करके भेजे हैं, हम तमाम को टेक नहीं कर पाए, उसके लिए हम माजरत खाएं। आज का सेशन बहुत ही है ना माने खैज रहा, बहुत मुफीद रहा। मैं जनाब मीर अयूब अली खान साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एकेडमी के इस 5 रोज़ा वर्कशॉप के लिए वक्त निकाला और कई सहाफ़ियों को और सहाफ़त में दिलचस्पी रखने वाले अहबाब को अपने तजुर्बात से कई मुफीद चीज़ें है ना शेयर की। तो इसके साथ मैं इस सेशन का और आज के ट्रेनिंग का है ना इख्तिताम करता हूँ। उससे पहले सर कुछ कहना चाह रहे हैं तो मुझे मैं सर आप बोलिए। आपके ग्रुप में खवातीन कितने हैं? क्योंकि मुझे एक खातून दिखाई दी थोड़ी देर पहले। सर मैं कुछ आवाज, वो आप उंगली भी उठा रही है, वो कुछ कहना चाहती है। सर मैं साजिदा बेगम। जी सर, मैं एक छोटी चीज ये कहना चाह रहा था कि हमारे पास तकरीबन 700 रजिस्ट्रेशन हुए थे इस वर्कशॉप के लिए और 700 में से
चूंकि ये नया प्लेटफॉर्म है, न्यू टेक्नोलॉजी है, तो वो 700 लोग जो रजिस्टर कर पाए थे, वो उनमें से कई लोग है ना जूम पे अटेंड करने में दुश्वारी की वजह से वो अटेंड नहीं कर पा रहे। अदरवाइज ओवरऑल हमारा 350-400 के आसपास पार्टिसिपेशन रह रहा है। हम ये प्रोग्राम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं फेसबुक पे भी, ऑफिशियल पेज पे, तो वो कुल मिला के 400 के करीब है ना लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पर डे। तो ये चीज क्लैरिफिकेशन। खवातीन कितनी है? अभी तो सर वो तो ये देख के बोलना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में तो चूंकि हमने जेंडर मांगा था तो हमको आसानी से उसमें पता चला था कि 100 है ना, करीब 700 में से 100 है ना खवातीन की, लेकिन पर ये सेशन में कितने हैं ये काउंट करके बताना जरा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर है ना अटेंडेंस अगर लेंगे तो हम अटेंडेंस में पता चलेगा। अच्छा, ठीक है सर। नहीं, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि इट वाज अ प्लेजर, और चूंकि एक सहाफी का काम सिर्फ बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, बल्कि उसको समाज को समझना है। मैं उन तमाम साथियों का जिन्होंने क्रिटिकल सवालात पूछे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझसे वो सवालात पूछे और बातचीत हुई आपसे। आप मेरे जवाबात से मुतमईन है नहीं है वो एक अलग बहस है, मगर मैं आप लोगों के सवालात से बहुत खुश हूं, और आप प्लीज चुपते हुए सवाल पूछा कीजिए, क्योंकि कोई पब्लिक रिलेशंस का इस सेशन नहीं है, ये सीखने का सेशन है। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। सर आपके इस सलाम से मैं आप तमाम शुरा का शुक्रगुजार हूँ। कल फिर हम लोग ठीक 10:30 बजे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए हम सबको, और मैं एकेडमी की तरफ से जनाब मीर अयूब अली खान साहब का है ना फिर से शुक्र अदा करता हूँ, और तमाम शुरा का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक हमारे साथ है ना शिरकत करके हमारी हिम्मत अफजाई की। अस्सलाम वालेकुम।